हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं डीआरएक्स देवेश पर और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। बहुत सारी बातें कर चुके हैं। गुरु बीजाणु धानी के बारे में बात की थी हम लोगों ने, बीजांड के बारे में बात करी थी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गुरु बीजाणु जनन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरे चैप्टर का बेस है, तो ये टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना आप। चलिए देखते हैं। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। क्लियर है। एक सेल है जिसको कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्लियर है। तो ये याद रखना है, इसको कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। तो ये याद रखना है, मेगास्पोर मदर सेल। और उसी से क्या बनेगा, यहाँ पे गुरु बीजाणु बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। बीजांड प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांड काय के बीजांड द्वारी क्षेत्र में विलग होते हैं। बीजांड द्वारी सिरा आपको पता है ना, तो वहां पे अलग होते हैं। यहां एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीवद्रव्य से समाहित एवं एक सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। ठीक है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। ठीक है। तो आपको यह याद रखना, इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन आपको पता है, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है। तो यहां पे गुणसूत्र, ये अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने का क्या महत्व है, ये कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, देखो 1 2 3 और ये 4 क्या बन गए, ये 4 है। यहां पे ये 4 गुरु बीजाणु। ठीक है। 4 गुरु बीजाणु बन गए। किससे बने, अर्धसूत्री विभाजन से। कौन सी कोशिका है, मेगास्पोर मदर सेल। हिंदी में क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है। 4 गुरु बीजाणु बन गए। सिंपल सी बात है, कैसे होंगे, अगुणित होंगे। क्यों अगुणित होंगे, किससे बने हैं, अर्धसूत्री विभाजन से। ठीक है। इसके बाद में ये यहां हम लोग बात करते हैं, ये छोटा सा टॉपिक गुरु बीजाणु जनन कैसे बन गए। देखो गुरु बीजाणु बन गए, ये समझ में आ गया। अब याद रखो, बायो में क्या होता है ना, 2-3 टॉपिक को हम लोग मर्ज कर देते हैं ना, तो बायो बहुत इजी हो जाती है। क्लियर है। चलो, तो इसी में हम लोग समझते हैं दूसरा टॉपिक, स्त्री या मादा युग्मोद्भिद। क्लियर है। युग्मोद्भिद का मतलब क्या है, युग्मक यानी कि गैमेट से बनने से पहले के स्ट्रक्चर को हम लोग युग्मोद्भिद कहते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है, जबकि अन्य 3 अपविकसित होते हैं, अपभ्रष्ट हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये याद रखना है, 3 यहां पे क्या हो जाएंगे, नष्ट होंगे। और ये जो 1 है वो क्या रहेगा, ये रहेगा कार्यशील, यानी कि ये काम करेगा, आगे विकसित होगा। क्लियर है। तो ये याद रखना, ये चित्र 2.8 में हमको बताया गया। इसके बाद केवल कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री मादा युग्मोद्भिद यानी कि भ्रूणकोश के रूप में विकसित होता है, यानी यही आगे जाके युग्मोद्भिद बनेगा, यानी कि भ्रूणकोश बनेगा। क्लियर है। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। क्लियर है। बीजांड काय की कोशिकाओं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्रियाशील गुरु बीजाणु तथा मादा युग्मोद्भिद की सूत्र गुणता क्या होगी, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है। देखो क्या, यहां से बीजांड काय की कोशिका, जो बीजांड काय है n होगा, 2n होगा। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होगी, क्रियाशील गुरु बीजाणु क्या होंगे, गुरु बीजाणु जो बना है ये n होगा, 2n होगा। चलो मैं बता देता हूं, ये n होगा क्योंकि अर्धसूत्री से बना है। ठीक है। मादा युग्मोद्भिद की जो सूत्र गुणता है वो क्या होंगी। ठीक है। ये कमेंट्स बॉक्स में बताना है, नीट में क्वेश्चन आता है। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। आइए आपका इंतजार है। तो भ्रूणकोश के निर्माण का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करें चित्र 2.8 के बारे में। क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्र की यानी न्यूक्लियाई जिसको कहते हैं बनाते हैं, जो विपरीत ध्रुवों को चले जाते हैं और 2 न्यूक्लिएट केंद्र की भ्रूणकोश की रचना करते हैं।
ठीक है। और दो अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्रकी विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रकी बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और होता है, तो मैं यहां आपको डायरेक्ट बता देता हूं, ये क्या करेगा, 3 बार जो है यहां पे केंद्रक का विभाजन होगा। याद रखना कोशिका द्रव्य का नहीं होता है। देखो तो 3 बार मैंने डायरेक्ट बता दिया। एक बार होगा तो क्या होगा, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनेंगे, क्या बन जाएगा, 2 न्यूक्लिएट या 2 केंद्रकी भ्रूणकोश बन जाएगा। फिर 2 से 4 बनेगा तो 4 और ऐसे क्या बनेंगे, ऐसे बन जाएंगे 8। क्लियर है। तो पेन में चेंज कर लेता हूं, तो ये याद रखना है, ऐसे बन जाएंगे 8। तो 3 यहां चले जाएंगे, 3 यहां आ जाएंगे और 2 यहां। इस प्रकार से ये जो है 8 केंद्रकी भ्रूण कोष, ठीक है, सॉरी भ्रूण कोष है, भ्रूण कोष, इसको पोलियो हो गया समझ जाना। 8 केंद्रकी भ्रूण कोष ये बन जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे की बातें हम लोग करें। जल्दी ले लिया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। 4 केंद्रकी भ्रूणकोश हमारा बन गया, ये बन गया 8। तो इसको देख लेते हैं, 4 से बन जाएगा ये 8। देखो इतनी सारी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी, लेकिन थोड़ा सा डाटा निकाला। तो इतने सारे में से जब इतना सा डाटा निकालते हो तो इसको कहते हैं इंटेलिजेंसी लेवल। आप स्मार्ट स्टडी इसको कह सकते हो। क्लियर है। तो स्मार्ट स्टडी करना है, ना कि गधे के समान पढ़ना है। क्लियर है। तभी नीट का एग्जाम निकलता है। नीट का एग्जाम बहुत ज्यादा पढ़ के नहीं निकलता, बहुत कम पढ़ के नीट का एग्जाम निकलता है। मैंने हमेशा कहा है आपसे, ये डस्टबिन नहीं है, यह माइंड है, इसमें लिमिटेड चीजें डालो तो लिमिटेड चीजें सही टाइम पे बाहर आ जाती है, वरना पढ़ते तो बहुत हो, याद कुछ नहीं होता है। क्लियर है। चलो देखते हैं। तो 2 अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्रकी विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रकी यानी न्यूक्लिएट और तत्पश्चात यानी उसके बाद 8 केंद्रकी न्यूक्लिएट भ्रूणकोश की रचना करते हैं। क्लियर है। 8 केंद्रकी बना लिया था हम लोगों ने। यहां पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि यह सूत्रीय विभाजन सही अर्थों में मुक्त केंद्रक यानी न्यूक्लियर है, जो केंद्रकी विभाजन से तुरंत ही कोशिका भित्ति रचना द्वारा नहीं अनुपालित किए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, कोशिका भित्ति नहीं बनती है, यानी वहां पे सिर्फ और सिर्फ केंद्रक का डिवीजन होगा। क्लियर है। 8 न्यूक्लिएट चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की फिर रचना होती है। ठीक है। न्यू पढ़ती है जो विशिष्ट मादा युग्मोद्भिद या भ्रूणकोश के संगठन का रूप लेती है। यानी अब मादा युग्मोद्भिद बन जाएगा या भ्रूणकोश बन जाएगा। भ्रूणकोश के भीतर कोशिकाओं के वितरण का अवलोकन कीजिए, यानी कैसे कैसे कोशिका व्यवस्थित थी। मैंने बताया था 3 ऊपर थी, 3 नीचे थी, 2 बीच में थी। ठीक है। तो 8 में से 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिका से घिरी होती है। क्लियर है। 8 में से 6, 3 ऊपर की और 3 नीचे की, और कोशिका में संयोजित रहते हैं। शेष बचे 2 न्यूक्लियाई, इसको कहते हैं ध्रुवीय न्यूक्लियाई। तो मैंने ऐसा बनाया था ना, 3 यहां 3 यहां। ठीक है। तो ये जो बीच में है इसको हम लोग कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई यानी कि ध्रुवीय न्यूक्लियाई। क्लियर है। जो अंड उपकरण के नीचे पड़े केंद्रकी कोशिका भित्ति में स्थित होते हैं। क्लियर है। तो ये याद रखना, कहां पे, केंद्रकी कोशिका। तो इसको क्या कह सकते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और इस कोशिका को कहेंगे हम लोग केंद्रीय, बीच में ना, तो केंद्रीय कोशिका। क्लियर है यहां तक के। और ये 3 कोशिका को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ऊपर की कोशिका क्या कहते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो आप, वैसे बेसिक सी चीजें हैं। चलो तो आगे की बातें करें हम लोग। चलिए तो आगे की बात हम लोग पहले थ्योरी में करेंगे, फिर डायग्राम देखेंगे। तो ये हम लोग देख लेते हैं, यहां पे थ्योरी जो बची हुई है। क्लियर है। तो यहां पे भ्रूणकोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशिष्टतः पूर्ण होता है। बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिका एक साथ समूहीकृत होकर अंड उपकरण या समुच्चय का निर्माण करती है। तो ये याद रखना, मैं इधर बनाता हूं। ठीक है। ये मैंने बनाया डायग्राम 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये हमारी केंद्रक कोशिका। ठीक है। तो ये जो 3 कोशिका, क्या बोला यहां पे, बीजांड द्वारी सिरा। तो बीजांड द्वारी सिरा कौन सा है, ये वाला। क्लियर है। ये आपको याद रखना, मैं आपको समझाने के लिए जो है ऐसा बता रहा हूं। एनसीईआरटी में डायग्राम ऐसा है, उल्टा। मैंने बीजांड बताया आपको, तो
तो यहाँ पे बीजाणुद्वारी सिरा, एनसीईआरटी ने भी ऐसा लिखा है, एनसीईआरटी ने भी ऐसा ही डायग्राम बताया समझाने के लिए। तो ये याद रखना, ये जो बीजाणुद्वारी सिरा है 3 कोशिका है, तो ये तीनों कोशिका मिलके क्या बनाती है, ये बनाती है अंड उपकरण या इसको कहते हैं समुच्च। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। इस अंड या समुच्च उपकरण के अंतर्गत 2 सहायक कोशिका आती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट और सेकंड वाली। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं सहायक या सहायक। ठीक है, सहायक कोशिका, इसको सिनर्जिड सेल कहते हैं, तो ये याद रखना इंग्लिश में। ये क्लियर है? 2 इसके बाद में तथा एक अंड कोशिका निहित होती है। क्लियर है? तो आपको ये याद रखना है, बीजाणुद्वारी सोर जिसे तंतु समृच्च कहते हैं। ठीक है, अंड कोशिका निहित होती है। अच्छा ठीक है, तो ये कौन सी है, एक कोशिका, ये है अंड कोशिका। अब याद रखना अंड कोशिका यानी कि एग सेल, और एग सेल मैंने बताया था आपको क्या होती है, फीमेल गैमेट होती है। तो जो परागकण आएंगे कहां पे आएंगे, एग सेल के पास में। क्लियर है? तो ये याद रखना, ये 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका निहित है, इसमें सम्मिलित है। बीजाणुद्वारी सोर जिसे तंतु रूप समुच्च कहते हैं, इस पर एक विशिष्ट सहायक कोशिका स्थूलन होने लगता है, जो सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं को दिशा निर्देश प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन आए तंतु समुच्च। ठीक है, बीजाणुद्वारी सिरे पे तो ये जो सहायक कोशिका होती है ना, यहाँ पे कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होते हैं, इस टाइप से। क्लियर है? इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे तंतु रूप समुच्च। क्लियर? इसको अब देख लेना अपने हिसाब से, तंतु रूप समुच्च। ये क्या करता है, तो ये जो है पराग नली को दिशा निर्देश देता है। किस चीज के लिए, देखो यहां से पराग नली आएंगी, पराग नली में कौन आएगा, नर युग्मक। उसको कैसे पता रहेगा कि मेरे को कौन सी कोशिका के पास जाना है, तो वो कौन बताता है, तंतु रूप समुच्च। तंतु रूप समुच्च कहां है, सहायक कोशिका पे। नीट में क्वेश्चन आया हुआ, याद रखना, सहायक कोशिका पे तंतु रूप समुच्च है। ये क्या करता है, पराग नलिका को दिशा निर्देशित प्रदान करता है। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। 3 अन्य कोशिकाएं निभागी यानी चलेजल छोर पे होती है, जिसको कहते हैं प्रतिव्रांत कोशिका यानी एंटीपोडल सेल। तो ये 3 कोशिका होती है एंटीपोडल सेल। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस होती नहीं है, ना ही यहां से क्वेश्चन आता है और ना ही इस प्रोसेस में इसका ज्यादा कोई काम होता है। इसके बाद बृहद केंद्रीय कोशिका यानी सेंटर वाला, ये जैसा कि पहले बताया गया है, इसमें जो है 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई होते हैं। क्लियर? 2 है। इस प्रकार से एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूणकोश परिपक्व जब हो जाता है, तो परिपक्व होने पर यद्यपि 8 न्यूक्लीकृत वस्तुतः 7 कोशिकाएं होती है। क्वेश्चन आता है कि एक परिपक्व भ्रूणकोश में कितनी कोशिका होती है, कितनी कोशिका होती है और कितने केंद्रक होते हैं। ये क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है। देखो कोशिका कितनी है, फटाफट बताओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो कोशिका 7, केंद्रक कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्वेश्चन आएगा, याद रखना। ठीक है, ये बोला वस्तुतः 7 कोशिकाएं होती है और 8 न्यूक्लीकृत यानी कि 8 केंद्रक होते हैं। क्लियर है? चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर हो जाता हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे की कहानी हम लोग देखते हैं। और क्या देखना है इसमें हमें, तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, यहां पे ये खत्म हुआ। अब हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम में क्या दिया है एनसीईआरटी माता ने, तो उसको देखते हैं हम लोग। तो यहां पर इधर तो डायग्राम है नहीं, मुझे लगता है यहीं पे है। चलो तो यहां हम लोग ये डायग्राम देख लेते हैं। सो 1 मिनट, थोड़ा सा तो वेट कर ही सकते हो आप। देखो तो यहां क्या क्या है, ये है बीजांडकाय, ये है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, ये बीजांडकाय और यहां पे एक गुरु बीजाणु द्वितीयक। ठीक है, इसके बाद ये गुरु बीजाणु चतुष्क। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं क्या है, यहाँ पे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, उससे क्या बनेगा, गुरु बीजाणु द्वितीयक यानी 1 से 2 बनेंगे, फिर 2 से 4 बनेंगे। क्लियर है? और मैंने बोला था ना अर्धसूत्री विभाजन के अंत में कितने बन जाते हैं,
4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं, तो ये बता दिया इन्होंने। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखो ये 2 से 4 से 8 केंद्रक बन गए, क्लियर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बोला था ना उल्टा बताएंगे एनसीईआरटी माता, मतलब हमने जो देखा उससे उल्टा। तो यहाँ पे देखो पहली और ये वाली, ये क्या है, सहायक कोशिका है, सेंटर में क्या है, ये अंड कोशिका है, क्लियर है। ये क्या है, ये कोशिका, ये है केंद्रीय कोशिका, इसमें है 2 ध्रुवी केंद्रक। ये लास्ट में 1 मिनट, ये जो है लास्ट में 3 क्या है, एंटीपोडल सेल, प्रतिव्यासांत कोशिका, ठीक है। यहां पे हम लोग बात करते, देखो फिर एनसीईआरटी माता ने फिर घुमा दिया, इसलिए जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये याद रखना। लेकिन एक चीज याद रखना, बेस में क्या है, ये सही है, क्लियर है। लेकिन अधिकतर बुक में समझाने के लिए, मैं भी आपको समझाने के लिए क्या बताऊंगा, यहाँ पे सारी ये उल्टा बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे बीजांड द्वार शिरा में इधर बताऊंगा और एंटीपोडल सेल इधर बताऊंगा, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे देखो, ये 2 सहायक कोशिका है, ये देखो मैंने बोला था ये कुछ धागेनुमा संरचना है, ये क्लियर है। तो ये जो धागेनुमा संरचना है, तो ये क्या है, ये है तंतुरूप समुच्चय, फिलीफॉर्म एपरेटस इसको हम लोग कहते हैं। क्या करता है, ये पराग नलिका को दिशा निर्देश प्रदान करता है। ये हो गई सहायक कोशिका, ये बीच में अंड कोशिका हो गई, इसके बाद ये केंद्रीय कोशिका और उसमें 2 ध्रुवीय केंद्र, क्लियर है यहाँ तक के। चलो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है और अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। और अगर आपने वीडियो से कुछ भी सीखा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ क्या सीखा है, आगे क्या सीखना चाहते हो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।